दिलचस्प कहानियाँ सिर्फ एच ऑथर में। प्लीज सब्सक्राइब नाउ। उन्होंने रंभा डी को किसी बात के लिए कभी नहीं टोका, लेकिन आज मातुल्य चाची फ्रेंड्स, अब आगे सुनिए। था। रंभा दी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था। एक तो नादान उम्र, उस पर दूसरे के सामने हुई बेइज्जती के कारण वे रात भर सुलगती रही। सुबह बिना किसी को बताए मायके आ गई। घर में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। देखने समझने समझाने वाले दादाजी तो पोती की विदाई की 6 महीने बाद ही दुनिया से विदा हो गए थे। आशुतोष जी ने जरूर फोन करके उनके पहुंचने का समाचार जान लिया, फिर कभी फोन नहीं किया। 3-4 दिनों के बाद रंभाती ने माँ से उस घटना का जिक्र किया, लेकिन माँ उन्हें समझाने के बजाय और उकसाने लगी। क्या समझाते हैं, हाथ उठा दिया, केस ठोक देंगे तब पता चलेगा। शायद अपने दुखद दाम्पत्य के कारण बेटी के प्रति भी वे क्रूर हो गई थी। उनकी ममता जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही थी। रंभा दी अपनी विगत जिंदगी की कहानी अक्सर टुकड़ों टुकड़ों में बताती रहती। मुझे आज भी जब अपनी नादानियाँ याद आती हैं तो अपने से ज्यादा माँ पर क्रोध आता है। मेरे 5 अनमोल साल माँ के कारण मुझसे छिन गए, लेकिन शायद मेरा कुछ भला ही होना था और वे फिर यादों में खो जाती। इंटर की परीक्षा करीब थी। वे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं चाहती थी, इसलिए परीक्षा देने पटना में दूर के एक मामा के यहाँ गई। वहाँ मामा के दानव जैसे 2 बेटे अपनी तीखी निगाहों से अक्सर उनका पीछा करते रहते। उनकी नजरें उनके शरीर का ऐसे मुआयना करती कि लगता वे वस्त्र विहीन हो गई हैं। एक रात अपनी कमर के पास किसी का स्पर्श पाकर वे घबरा कर बैठ गई। एक छाया को उन्होंने दौड़ते हुए बाहर जाते देखा। उस दिन के बाद वे दरवाजा बंद करके सोती। किसी तरह परीक्षा देकर वे वापस आ गई। माँ की अव्यवहारिक सलाह पर एक बार फिर वे अपनी मौसी की लड़की के यहाँ दिल्ली गई। उन्होंने सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बुटीक वगैरह खोल देंगी, लेकिन वहां जाने पर बहन को अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के लिए मुफ्त की आया मिल गई। वे अक्सर उन्हें रंभा दी के भरोसे छोड़कर पार्टियों में व्यस्त रहती। बच्चों के साथ रंभा को अच्छा तो लगता था, लेकिन यहाँ आने का उनका एक मकसद था। एक दिन रंभा ने मौसी की लड़की के पति से पूछा, सुशांत जी, थोड़ा कोर्स वगैरह का पता करवाइए, ऐसे कब तक बैठी रहूंगी। बहन उस वक्त घर में नहीं थी। बहनोई मुस्कुराते हुए बोले, अरे आराम से रहिए ना, यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? किसी चीज की कमी हो तो हमसे कहिएगा, हम पूरी कर देंगे। उनकी बातों की लीजे एहसास से रंभा को घिन आने लगी कि उनके यहाँ पत्नी की बड़ी बहन को बहुत आदर की नजरों से देखते हैं। उनके लिए ऐसी सोच फिर रंभा दी दृढ़ निश्चय करके वापस मायके आ गई। मायके की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिताजी का लीवर खराब हो गया था। उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रंभा के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत नहीं थी। रंभा ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे बैंक में जमा करवाए और फिर बीए में दाखिला ले लिया। एमए करने के बाद रंभा की उसी कॉलेज में नौकरी लग गई। 5 साल का समय बीत चुका था। पिताजी का देहांत हो गया था। भाई भी पिता के रास्ते चल रहा था। घर तक बिकने की नौबत आ गई थी। आमदनी का एकमात्र जरिया रंभा ही थी। अब भाई की नजर रंभा की ससुराल की संपत्ति पर थी। वह रंभा पर दबाव डाल रहा था कि तलाक ले लो, अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन अब तक की जिंदगी से रंभा ने जान लिया था कि तलाक के बाद उसे पैसे भले ही मिल जाए, लेकिन वह इज्जत व सम्मान वह आधार नहीं मिल पाएगा जिस पर सिर टिकाकर वे आगे की जिंदगी बिता सके। आशुतोष जी के बारे में भी पता चलता रहता। वे अपना सारा ध्यान अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाए हुए थे। उनकी जिंदगी में रंभा की जगह किसी ने नहीं भरी थी। भाई के तलाक के लिए बढ़ते दबाव से तंग आकर एक दिन बहुत हिम्मत करके रंभा ने उन्हें फोन मिलाया। हेलो, कौन?
आशुतोष जी की आवाज़ सुनकर रंभा की सांसों की गति बढ़ गई, लेकिन आवाज़ गुम हो गई। हेलो, हेलो, उन्होंने फिर पूछा। कौन? रंभा? हाँ, कैसे हैं? उनकी दबी सी आवाज़ निकली। 5 साल 8 महीने 25 दिन 20 घंटों के बाद आज कैसे याद किया? उनकी बातें रंभा के कानों में अमृत की समान घुलती जा रही थी। आप क्या चाहते हैं? रंभा ने प्रश्न किया। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने प्रति प्रश्न किया।